नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। राजधर्म में आज बात होगी उन थ्रेट्स की जिसकी वजह से विमान सेवा प्रभावित हो रही है। विमानन कंपनियों को करोड़ों रुपए की चपत लग रही है। कई फ्लाइट्स की इमरजेंसी लैंडिंग हो रही है। यहां तक कि सरकार नया कानून लाने की बात तक कर रही है। आज मैं आपको इससे जुड़ी हुई हर खबर बताऊंगी। साथ ही हिमाचल के संजौली मस्जिद विवाद की बात भी होगी। आपको बताऊंगी अब कैसे मुस्लिम कमेटी फंड के नाम पर हथौड़ा एक्शन को डिरेल करने की कोशिश कर रही है। बात मुजफ्फरनगर की भी होगी, जहां कम्युनल टेंशन बनी हुई है। पत्थरबाजों पर पुलिस का एक्शन हुआ है। आपको यूपी के उन्नाव की खबर दिखाऊंगी, बताऊंगी कि कैसे मंदिर निर्माण पर भड़क गए हैं भाईजान। लेकिन सबसे पहले बात थ्रेट पर थ्रेट की। जी हां, धमकी पर धमकी की। आज सबसे पहले बाद एक के बाद एक मिल रही उन धमकियों की। कभी फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी दी जाती है, कभी सीआरपीएफ स्कूल में बम ब्लास्ट करने की धमकी। एक कॉल आता है, कहा जाता है कि दिल्ली से उड़ान भरने वाली फ्लाइट में 6 किलो आरडीएक्स है। वहीं दूसरी तरफ फिर एक ईमेल आता है, कहा यह जाता है कि देश भर में जितने भी सीआरपीएफ के स्कूल हैं उसे बम से उड़ा दिया जाएगा। इन धमकियों में आखिर कितना दम है? इतने बड़े पैमाने पर धमकियों वाली सीरीज आखिर कहां से चली? इन धमकियों के पीछे कौन सा खास पैटर्न छिपा हुआ है, वो सब आपको बताऊंगी। सबसे पहले बड़ी खबर आपको दे दूं, आज फिर विमानों को उड़ाने की फर्जी कॉल से अफरा तफरी मच गई। 30 से ज्यादा हवाई जहाज को बम से उड़ाने की धमकी आई। सूत्रों के मुताबिक जिन फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी दी गई उनमें 7 इंटरनेशनल उड़ानें थी। आज जिन फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी दी गई उसमें एयर इंडिया के 10, इंडिगो के 10, विस्टारा एयरवेज के 10 और अकाशा एयरलाइंस की 5 फ्लाइट्स शामिल हैं। इतने विमानों को आज बॉम्ब थ्रेट दिया गया। धमकी मिलने के बाद पुलिस और खुफिया एजेंसी हरकत में आ गई। सभी एयरपोर्ट पर बॉम्ब थ्रेट असेसमेंट टीम तैनात है। 30 से ज्यादा फ्लाइट्स, न्यूज एजेंसी पीटीआई के सूत्रों के मुताबिक इसमें जिनको ये थ्रेट कॉल आई थी या थ्रेट ईमेल आया था, इसमें इंडिगो, विस्टारा और एयर इंडिया की डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स शामिल है। पिछले 8 दिन में अब तक 120 से ज्यादा विमानों को बम हमले की धमकी दी जा चुकी है। आइए जरा बड़ी स्क्रीन पर आपको ले जाती हूँ किन किन विमानों को लेकर ये धमकियां मिल रही है। वो विमान इंटरनेशनल फ्लाइट्स की अगर बात करें तो कहां से कहां की तरफ उड़ान भरने वाली थी, जिन्हें बीच में ही रोकना पड़ा। कई सारी कंपनीज को इसका और आम यात्रियों को इसका नुकसान उठाना पड़ा। आपको बता दें, ज्यादातर विमान सऊदी अरब की तरफ जाने वाले हैं। हमारे पास उन विमानों की बकायदा पूरी लिस्ट है जिन्हें धमकियां मिली है। इसके मुताबिक 6E 63 फ्लाइट जो कि दिल्ली से सऊदी अरब के जद्दा की तरफ जाने वाली थी, उसे धमकी दी गई। 6E 12 तुर्की के इस्तांबुल से दिल्ली की तरफ आ रही थी, इस विमान को धमकी दी गई। 6E 83 दिल्ली से सऊदी अरब के दम्माम की तरफ जाने वाली फ्लाइट। 6E 65 कोझिकोड से सऊदी अरब के जद्दा की तरफ जाने वाली। अब आप ये देखें, केवल जद्दा की तरफ जाने वाली 4 फ्लाइट्स हैं। आप ये देख रहे हैं, एक कोझिकोड से, एक हैदराबाद से और दूसरी भी हैदराबाद से और एक दिल्ली से जो कि जद्दा की तरफ जा रही थी। इन्हें ये धमकियां दी गई। इसके अलावा तुर्की के इस्तांबुल से मुंबई की तरफ आने वाली 6E 18, मंगलौर से मुंबई जाने वाली डोमेस्टिक फ्लाइट 6E 164, लखनऊ से पुणे की तरफ जाने वाली 6E 118 और अहमदाबाद से सऊदी अरब की जेद्दा जाने वाली, देखिए ये 5वीं फ्लाइट है जो जेद्दा की तरफ जा रही थी, जिससे धमकी दी गई। 6E 75 हवाई जहाज को बम से उड़ाने की धमकियां पिछले 9 दिनों से हर रोज दी जा रही है। एयरपोर्ट से फ्लाइट उड़ान भरती है, कुछ ही मिनट के बाद बम की धमकी मिल जाती है और फिर इन फ्लाइट्स की इमरजेंसी लैंडिंग कराने की नौबत आ जाती है। रनवे पर एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड के सायरन गूंजने लगते हैं, दहशत फैल जाती है और नुकसान जो होता है वो तो सो अलग। पिछले 9 दिनों में कुल 150 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी आ चुकी है और धमकी की वजह से विमान कंपनियों को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान का अनुमान लगाया गया है। 500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। हालांकि ये सभी धमकियां झूठी साबित हुई, लेकिन आगे भी झूठी साबित होंगी इस बात की आखिर कोई गारंटी तो है नहीं। इसलिए जैसे ही ऐसी धमकी आती है तो फौरन विमान कंपनियां इसके ऊपर सचेत हो जाती हैं। जांच एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां वो इस पर सचेत हो जाती हैं और कार्रवाई करने लगती हैं। बड़ा सवाल यह है कि हिंदुस्तान में
बम धमाकों की अफवाह वाली साजिश आखिर कौन रच रहा है? फ्लाइट्स की उड़ान पर ब्रेक लगाने की स्क्रिप्ट किसके इशारे पर लिखी जा रही है? हिंदुस्तान की एयरलाइंस को नुकसान पहुंचाने, दहशत फैलाने के पीछे आखिर किसका मकसद है और क्या मकसद है? पिछले 9 दिनों में कितनी फ्लाइट्स को ये बम की धमकी दी गई है, ये उसकी भी डिटेल में आपके सामने रख देती हूँ। 14 अक्टूबर को 3 फ्लाइट्स को धमकी दी गई थी। अगले ही दिन 15 अक्टूबर को 7 फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। ये एक और थ्रेट इंफॉर्मेशन थी। अक्टूबर 16 को उसके अगले दिन 5, 17 अक्टूबर को 1 फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, 18 अक्टूबर को 2 फ्लाइट, अगले ही दिन 32 फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी। अक्टूबर 19 तारीख को सबसे ज्यादा, और अब अक्टूबर 22 35 फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी, और 20-21 को भी आप देखें 25 और 30 फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी दी जा चुकी है। कुल 150 से ज्यादा धमकी भरे कॉल आ चुके हैं, मैसेज आ चुके हैं। पिछले 7 दिन में अलग अलग फोर्सेस के जरिए बम धमाकों की फर्जी इंफॉर्मेशन आ रही है। धमाकों की धमकी के लिए सोशल मीडिया, फोन कॉल, लेटर, इन तमाम चीजों का सहारा लिया जा रहा है। अलग अलग जरियों से धमकी दी जा रही है। अब फ्लाइट का नंबर, इसके बारे में तो हमने आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे दी, और जो थ्रेट है उसमें भी फ्लाइट का नंबर, उसका नाम, ये सब कुछ क्लियर बताया जाता है। इससे निपटना बहुत मुश्किल भरा है। दूसरा, अब देखिए जिस तरीके की जो नॉन स्पेसिफिक थ्रेट होती है, मुश्किल यहां भी है, लेकिन ये ज्यादा बड़ी मुश्किल है। नॉन स्पेसिफिक थ्रेट कैसे हो गया? फ्लाइट की डिटेल पूरी नहीं दी जाती, केवल जिस एयरपोर्ट से फ्लाइट को उड़ान भरनी है केवल उस बात की जानकारी दी जाती है, और ऐसी धमकियों से उस एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली तमाम फ्लाइट्स पर फिर खतरा मंडराने लगता है। और भाई जांच एजेंसियों के लिए तो हर फ्लाइट इंपॉर्टेंट है, हर पैसेंजर इंपॉर्टेंट है, और इसलिए एयरपोर्ट के नाम की जानकारी के आधार पर सभी फ्लाइट्स पर इसका असर पड़ने लगता है। और इसलिए इस तरीके के नॉन स्पेसिफिक थ्रेट कॉल या थ्रेट इंफॉर्मेशन की वजह से ज्यादा चुनौतियों का सामना एजेंसीज को करना पड़ता है। अब सर अगले इंपैक्ट की बात करें, जो धमकी पर धमकी मिल रही है, उसके पीछे आखिर ये कारण क्या है और किस तरीके के फोन कॉल आते हैं? प्लेन को बम से उड़ाने की धमकी वाले फोन कॉलिंग ऐप, ईमेल और ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट से आते हैं जिसे विदेशों से हैंडल किया जाता है। हॉक्स कॉल के जरिए वीपीएन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके सोर्स का पता लगाना सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इन धमकियों के मिलने पर सरकार अब क्या एक्शन ले रही है वो भी आपको बता दूं, लेकिन उससे पहले ये कैसे निपटा जा रहा है उसे समझिए। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल क्या है, एक एक करके। पहला, खतरे का पता लगने पर एटीसी को क्रू सूचित करता है कि ऐसा फला फला थ्रेट आया है, नंबर से आया या ईमेल से आया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? एटीसी विमान के चारों तरफ हवाई क्षेत्र को क्लियर करा देता है। अगर क्रू ने इससे जुड़ी हुई कोई जानकारी मांगी तो उसे फौरन एटीसी मुहैया कराता है। हवाई जहाज को रिहायशी इलाके से दूर रखने की जिम्मेदारी दी जाती है। ये भी जिम्मेदारी एटीसी की ही होती है। खतरे की सूचना अगर ग्राउंड स्टाफ को मिली है तो फिर अलग तरीके से एक्शन होता है। फ्लाइट की लोकेशन पर यह डिपेंड करता है कि किस तरह से एक्शन लिया जाए। फ्लाइट को टेक ऑफ किए हुए अगर 5 मिनट का वक्त बीत चुका है तो एटीसी फ्लाइट के 5000 फीट पर पहुंचने का इंतजार करती है और उसके बाद खतरे की जानकारी क्रू को दी जाती है। अगर हवाई जहाज ग्राउंड पर ही है, यानी कि अभी तक उसने उड़ान नहीं भरी है, वो उड़ान के लिए तैयार हो रहा है या हो चुका है, तो फौरन उसे खाली कराकर फ्लाइट की जांच की जाती है। अब हवाई जहाजों को मिल रही लगातार धमकी को लेकर केंद्र सरकार से लेकर जो एटीसी है वो सभी इस वक्त एक्शन मोड में है। ये धमकी वाला ट्रेंड आखिर कैसे शुरू हुआ, इसका मास्टरमाइंड कौन है, इसकी हाई लेवल जांच की जा रही है। केंद्र सरकार ने धमकियों के बाद कुछ फैसले लिए हैं। प्लेन में एयर मार्शल की संख्या दोगुनी की जा रही है। पूरे मामले में एविएशन मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट मांगी है। सीआईएसएफ, जिनके जिम्मे एयरपोर्ट्स हैं, और एनआईए और इंटेलिजेंस ब्यूरो से भी रिपोर्ट तलब की गई है। इसके साथ ही ऐसी धमकियों से निपटने के लिए कड़े कानून लाने पर भी सरकार विचार कर रही है। So at multiple levels we have been having these meetings, and everyone we have taken in suggestions, opinions of all of them,
and from the ministry we have thought of some legislative action also if it is required, which direction should be moved in. And we have come to the conclusion that there are two areas that we can explore. One is the amendment in aircraft security rules. Idea that we want to propagate by changing these rules is, once we catch hold of the perpetrator who is behind this, we want to put them in the no-fly list. Second one is the suppression of unlawful acts against safety of Civil Aviation Act. This is an act that we already have. हमारी सहयोगी अनामिका गौड़ इस वक्त लाइव जुड़ गई हैं। अनामिका, इस मामले में यानी इस ताजा घटनाक्रम में क्या कोई और डिटेल अभी तक जांच एजेंसियों ने साझा की है या सरकार की तरफ से आई है? देखिए मीनाक्षी, इन सभी घटनाओं को सरकार बहुत गंभीरता से ले रही है, क्योंकि ये यात्री और क्रू मेंबर्स की सुरक्षा का मामला है। जब एक फ्लाइट उड़ती है तो एक पैटर्न है कि फ्लाइट के उड़ने के तुरंत बाद ये मैसेज आता है, लेकिन कुछ फ्लाइट्स को तब मैसेज आया जब वो अपना आधा रास्ता तय कर चुकी थी। दिल्ली से शिकागो जाने वाली फ्लाइट जब कनाडा पहुंची तब उसको ये थ्रेट आया था। कनाडा में उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। कनाडा की वायुसेना की मदद से फिर यात्रियों को शिकागो उनके डेस्टिनेशन पे पहुंचाया गया। तो इसलिए जो एयरलाइंस है उसे काफी खर्चा इस पे उठाना पड़ रहा है। अगर कोई एक फ्लाइट को हॉक्स कॉल आती है, इमरजेंसी लैंडिंग करानी होती है, तो डोमेस्टिक फ्लाइट में 3 करोड़ का खर्चा आता है और इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए ये खर्चा और भी बढ़ जाता है। तो इसके लिए लगातार मीटिंग सिविल एविएशन मिनिस्ट्री कर रही है। जो मिनिस्टर है राम मोहन नायडू, वो उस पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने लगातार ये अपील भी की है कि अगर ये हॉक्स कॉल मजाक में की जा रही है तो ऐसा ना किया जाए। लेकिन इस मामले में अभी मुंबई में एक गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन क्या कौन इसके पीछे था, इसकी जानकारी अभी तक किसी को नहीं मिल पाई है। इसलिए हर एक कॉल को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। मीनाक्षी जी, बहुत शुक्रिया अनामिका आपका इस पूरी जानकारी के लिए। फ्लाइट्स में धमकी तो लगातार कई दिनों से मिल रही है। केंद्र सरकार बड़े एक्शन की तैयारी में भी है और इसी बीच देश भर में सीआरपीएफ स्कूलों को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिससे सनसनी है। सीआरपीएफ स्कूलों को ईमेल के जरिए आईईडी ब्लास्ट की धमकी दी गई। ईमेल सीआरपीएफ स्कूलों को देर रात भेजा गया, जिसमें आज सुबह 11 बजे तक देश भर में सभी सीआरपीएफ स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। ईमेल में पूर्व डीएम के नेता जफर सादिक की अरेस्ट का जिक्र है। इससे पहले एनसीबी और बाद में ईडी ने अरेस्ट किया था। धमकी लेने के बाद से पुलिस ने दिल्ली में सीआरपीएफ के दोनों स्कूलों के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है। हालांकि बाद में जब जांच की गई तो ये हॉक्स ईमेल निकला। लेकिन 2 दिन पहले जिस तरह से दिल्ली के सीआरपीएफ स्कूल के बाहर धमाका हुआ, इसके बाद इस धमकी को नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता है। दिल्ली धमाके की जांच इस वक्त एनआईए कर रही है। पहले सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाका होना, फिर धमकी भरा ईमेल आना। आखिर सीआरपीएफ स्कूलों को कौन टारगेट कर रहा है? इन सब के पीछे आखिर मकसद क्या है? जांच के बाद भले ही ईमेल हॉक्स साबित हुआ हो, लेकिन जांच एजेंसियां इसे हल्के में नहीं ले रही है। जांच शुरू कर दी गई है। ईमेल का मकसद केवल और केवल दहशत फैलाना था। ईमेल में नाइट्रेट वाले आईईडी ब्लास्ट की धमकी है, जिसे देखते हुए दिल्ली में सीआरपीएफ स्कूलों की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। देश भर में सीआरपीएफ पर्सनल्स के लिए 3 स्कूल बनाए गए हैं। सीआरपीएफ अधिकारियों से लेकर जवानों की ड्यूटी देश भर में अलग अलग इलाकों में लगती आई है, अभी भी लग रही है। ऐसे में उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए देश में 3 सीआरपीएफ स्कूल खोले गए। 2 स्कूल दिल्ली में ही हैं, एक रोहिणी और एक द्वारका में। रोहिणी वाले स्कूल की बाउंड्री वॉल के पास ही रविवार को धमाका हुआ था। वहीं सीआरपीएफ का तीसरा स्कूल तेलंगाना के सिकंदराबाद में है। हमारे सहयोगी अभय पराशर इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। कल भी उन्होंने रिपोर्ट दी थी। पहले तो ब्लास्ट हो जाना और ये ब्लास्ट की इंटेंसिटी और जिस तरीके से ब्लास्ट किया गया है अभय, उसे देखकर यही लग रहा था, ऐसा लग रहा है कि कोई थ्रेट देने की कोशिश कर रहा है। अब तो थ्रेट ईमेल आ गया। देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, जिस तरीके से धमकी दी गई
और धमकी देने वाला जो शख्स है उसने रात को 9 बजे जो तेलंगाना वाला स्कूल है वहां पर एक ईमेल किया और ईमेल करके ये कहा कि सुबह यानी कि आज मंगलवार को 11 बजे तक देश भर में जितने भी सीआरपीएफ के स्कूल हैं, चाहे वो दिल्ली में है या फिर तेलंगाना में है, उनको बम से उड़ा दिया जाएगा। इस तरीके का विस्फोट उसके अंदर किया जाएगा। इसके बाद क्योंकि धमकी सीआरपीएफ के स्कूल को लेकर थी और दिल्ली में रविवार को सुबह सुबह सीआरपीएफ स्कूल की बाउंड्री वॉल पर धमाका भी हुआ था, उसकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा तेज थी। हालांकि उसमें किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ था। इसी वजह से जैसे ही ये ईमेल आया उसके बाद सभी स्कूलों को, सभी अलग अलग स्टेट पुलिस को देश भर में अलर्ट किया गया। दिल्ली में रोहिणी, द्वारका के जितने ये दो स्कूल हैं सीआरपीएफ के, उसमें पूरी तरीके से बॉम्ब स्क्वाड और तमाम जो एसओपीज होती हैं उनके जरिए चेकिंग की गई। कुछ भी संदिग्ध वहां पर नहीं मिला। उसके बाद इस जो ईमेल था इसे होक्स ईमेल डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन जांच एजेंसी जो है वो अलग अलग पहलुओं पर काम कर रही हैं। जिस तरीके से जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसमें एनआईए, स्पेशल सेल, एनएसजी, तमाम एजेंसियां जांच कर रही हैं। अब तक की जांच में 2 अलग अलग एंगल निकलकर सामने आए हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक खालिस्तानी एंगल इसलिए निकलकर सामने आया है क्योंकि ब्लास्ट की जो सीसीटीवी फुटेज थी उसको टेलीग्राम के जो अलग अलग चैनल्स हैं जो कि पाकिस्तान से हैंडल लोग कर रहे हैं, खालिस्तान मूवमेंट एक तरीके से चला रहे हैं, उसमें डालकर यह कहा था कि अगर भारतीय एजेंसियां विदेश में खालिस्तानियों को मारेंगी तो वो भी जांच एजेंसियों के पीछे हैं, एक मैसेज देने की कोशिश की थी। तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले के अंदर एंगल ये भी नक्सली एंगल निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि सीआरपीएफ जो है वो नक्सली इलाकों के अंदर ऑपरेशन करती है। तो क्या इस तरीके का कोई मैसेज तो नहीं देना चाहता हमलावर? हालांकि फिलहाल सारी एजेंसी अलर्ट पर है और सीआरपीएफ के अलावा जो दूसरे प्राइवेट स्कूल हैं उनकी भी जांच फिलहाल बढ़ा दी गई है। जी, बहुत शुक्रिया अभय आपका पूरी जानकारी के लिए। पिछले कई दिनों से थ्रेड का जो ये थ्रेड चल रहा है उसकी वजह से विमान सेवा प्रभावित है। कोई अनहोनी ना हो इससे सरकार थ्रेड को हल्के में भी नहीं ले सकती है। साथ ही झूठी थ्रेड देने वालों से निपटने की भी कोशिश की जा रही है। ये तो बात हुई झूठे थ्रेड की, लेकिन हिमाचल में हिंदुओं ने अवैध मस्जिद को लेकर जो थ्रेड दिया था उसका इम्पैक्ट दिखना शुरू हो गया है। शिमला में हिंदू संगठनों के विरोध प्रदर्शन और नगर निगम कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद कमेटी ने अवैध निर्माण को तोड़ना शुरू कर दिया है। लेकिन आरोप लग रहा है कि डिमोलिशन का काम बहुत ही सुस्त तरीके से चल रहा है। नगर निगम आयुक्त ने अवैध निर्माण को गिराने के लिए 21 दिसंबर की डेडलाइन दी थी। मस्जिद के अवैध हिस्सों को गिराने के आदेश के बाद इस पर एक्शन भी होना शुरू हुआ। कल से ऊपर की 3 मंजिलों को गिराने का काम शुरू तो किया गया, लेकिन आज तक में केवल टीन शेड ही हटा पाए हैं। 24 घंटे से ऊपर का वक्त बीत गया और केवल टीन शेड हटा। इससे लेकर ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या मस्जिद कमेटी अवैध निर्माण गिराने के नाम पर केवल फॉर्मेलिटी कर रही है? हिमाचल प्रदेश के शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद को गिराने का काम कल शुरू तो हुआ, लेकिन वो इतना धीमी गति से चल रहा है कि कल दिन भर में सिर्फ 4 से 5 जो टीन की शेड्स थी वही हटाई गई। इस वक्त मैं आपको तस्वीर यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि कल सिर्फ यहाँ पर ये जो टीन की शेड आपको ऊपर नजर आ रही, जो छत है ये नजर आ रही है, ये थोड़ी सी छत ही जो है हटाई गई है और ये उसके बाद सिर्फ 1 घंटा जो है वो काम चला और उसके बाद मजदूर जो थे वो वापस चले गए। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। और नगर निगम, इस मामले में अभी तक क्या हुआ है कि 5 अक्टूबर को नगर निगम के कमिश्नर ने मस्जिद की ऊपरी 3 मंजिल को गिराने का आदेश दिया था और संजौली मस्जिद कमेटी को यह काम अपने खर्च पर करने को कहा गया था। और कल जब वक्फ बोर्ड से मस्जिद कमेटी ने अवैध हिस्से को गिराने की परमिशन मांगी थी, जब उनको एनओसी मिल गई तो तब ये कुछ जो आप देख सकते हैं कि टीन की जो चदरें हैं ये हटाई गई। बाकी बदस्तूर अभी वैसे का वैसा ही है। ये जो 5 मंजिलें अब बनी हुई हैं, इसकी ऊपर की जो 3 मंजिल है वो गिराई जानी है, वो अवैध जो है वो करार दी गई है। एक पार्टी जो है वो हाईकोर्ट भी गई, हालांकि वहां से भी उनको अभी तो फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। लेकिन अब तस्वीरें जो हैं वो आपके सामने हैं कि किस तरह से अभी भी जो मस्जिद का जो निर्माण है वो ऐसे का जस का तस है। कुछ एक टीन की चादर जो है वो जरूर हटाई गई है, बाकी वैसे की वैसे ही है। शिमला के संजौली मस्जिद के 3 फ्लोर को तोड़ा जाना बाकी है। शिमला की ये संजौली मस्जिद कुल 5 मंजिल की तैयार की गई। 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर और 5th फ्लोर, इनमें से ऊपर की 3 मंजिल यानी कि ये जो आप देख रहे हैं 3rd, 4th और 5th,
इन्हें ही गिराने का आदेश दिया गया। टॉप फ्लोर यानी कि 5वीं मंजिल पर तो टीन शेड था, उसे आसानी से हटा दिया गया क्योंकि वो कुछ नट बोल्ट पर ही कसा होता है। लेकिन असली जंग तो इसके बाद शुरू होगी जब दीवारों को तोड़ा जाएगा। 4th फ्लोर 3rd फ्लोर की छत को तोड़ा जाएगा। ये छत पूरी तरह से सीमेंटेड और ढलाई की हुई है। इसे तोड़ने से पहले मस्जिद के आसपास नेट या फिर टीन शेड लगाना होगा ताकि कि मलबा दूसरों के घरों में ना जाए या सड़क से गुजरने वाले किसी के सिर पर ना गिर जाए। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद कमेटी ने सोमवार से एक्शन तो शुरू कर दिया है, लेकिन अब तक करीब 30 घंटे का वक्त बीत चुका है। केवल मस्जिद की सबसे ऊपरी मंजिल की छत के टीन शेड ही हटाए गए हैं। अभी तक मस्जिद कमेटी का कहना यह है कि उनके पास फंड की कमी है। ऐसे में अवैध निर्माण को तोड़ने में 3 से 4 महीने का वक्त लग सकता है। कितना समय लगेगा? अभी तक कहाँ तक काम पहुंचा है? आज मिस्त्री लगा दिया, टाइम तो लगेगा इस काम में ना, क्योंकि काम काफी पेचीदा काम है। इसमें तो 3-4 महीने का टाइम, एरिया बहुत है ना, सब थोड़ी डंपिंग की प्रॉब्लम है कि एरिया कहाँ डंप करना है इतना सा। तो कोर्ट से बात करेंगे हमारे को डंपिंग की जगह दी जाए, तो जैसे जैसे होगा धीरे टाइम तो लगेगा हर काम में। चलो हो जाएगा, जब बोल दिया तो हो जाएगा। इसमें 4 से 5 महीने आप कहते हैं? जब हमने बोल दिया तो काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो हमने कितने जो निर्माण है वो कितने मंजिल जो आपने हटा रहे हैं यहाँ से? 2 मंजिल है इस टाइम? अभी 2 मंजिल के लिए हमारे कमिश्नर साहब से बात हुई थी, क्योंकि हमारा 3 मंजिल का नक्शा गया था और क्योंकि उसमें जो नक्शा दिया था उसमें उन्होंने कोई हमारे को आज तक ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। तो जब चीज में 6 महीने तक कोई चीज में ऑब्जेक्शन लगे ना, तो इट मीन जो चीज जो है पास हो, रूल के हिसाब से पास मानी जाती है। बाकी देखेंगे जो कोर्ट की प्रतिक्रिया होगी कि जो भी कोर्ट 2 मंजिलें हटाई जाएंगी। बाकी जैसे जो ऑर्डर होंगे उसको देखेंगे। अब जो ऑर्डर तो हम मानेंगे, जो कमिश्नर साहब के ऑर्डर है उनको हम बिल्कुल मानेंगे, सरकार के सारे ऑर्डर को मानेंगे। मंजिल जो है वो हटा रहे हैं अभी तो 2 मंजिल अभी काम चला है, जैसे धीरे धीरे काम चलता रहेगा। 1 हटे, 2 हटे, 3 हटे, चला रहेगा काम रूटीन में। दरअसल शिमला नगर निगम आयुक्त ने मस्जिद कमेटी को अवैध निर्माण गिराने का आदेश दिया था। इसमें ये साफ कहा गया था कि 21 दिसंबर तक अवैध निर्माण को हटा दिया जाए और इसका पूरा इंतजाम मस्जिद कमेटी को ही करना था। अवैध निर्माण को हटाने में जो पैसे खर्च होंगे वो भी मस्जिद कमेटी ही उठाएगी, यानी कि ये अवैध निर्माण हटाने में नगर निगम का ना कोई खर्च है और ना ही सरकार से 1 रुपया भी जाना है। 3 फ्लोर को मस्जिद कमेटी ही गिराएगी। इसके लिए सोमवार को मस्जिद कमेटी ने एक्शन करना शुरू किया। इस काम में केवल 3 से 4 मजदूरों को ही लगाया गया। मस्जिद कमेटी फंड का रोना रो रही है। उनका कहना यह है कि फंड नहीं है, इसलिए ज्यादा मजदूर नहीं लगा रहे हैं। यानी कि 21 दिसंबर तक की जो डेडलाइन तय है उसे मस्जिद कमेटी नगर निगम से और वक्त की मांग जरूर करेगी। संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण को गिराने के लिए भले ही मुस्लिम कमेटी फंड का रोना रो रही है, लेकिन स्थानीय लोगों का दावा अलग है। उनका कहना यह है कि वह अवैध निर्माण को गिराने के लिए मस्जिद कमेटी को पैसा देने के लिए भी तैयार है। दरअसल संजौली मस्जिद को लेकर विवाद को कोई ना कोई एंगल देने की कोशिश रहती ही है और ये विवाद कोई नया भी तो नहीं है। 2010 से ही कोर्ट में ये मामला चल रहा था, लेकिन असली विवाद तो पिछले महीने शुरू हुआ जब विधानसभा में कांग्रेस सरकार के मंत्रियों ने सवाल उठा दिया। 5 सितंबर को शिमला में सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग उतर आए और इसके बाद 11 सितंबर को हिंदू संगठनों के द्वारा कॉल किया गया। इसमें हजारों की संख्या में लोग जुटे और उन्हें रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। विवाद जब बढ़ा तो मुस्लिम कमेटी के लोग खुद निगम आयुक्त से मिले और अवैध निर्माण को खुद हटाने की मांग की। 5 अक्टूबर को निगम आयुक्त का आदेश आ गया। इस पर अब हथौड़ा एक्शन होना है तो मस्जिद कमेटी फंड का रोना रो रही है। इसे लेकर मस्जिद के आसपास रहने वाले हिंदू ये कह रहे हैं जरूरत पड़ी तो अवैध निर्माण हटाने में उनसे जो सहयोग बन पड़ेगा वो करेंगे। अगर चाहे हिंदू समाज हो चाहे मुस्लिम समाज हो, हमारे लायक कोई भी सेवा हो, हमें बताइए, हम फंड करने के लिए जरूर तैयार है, तत्पर है। एक अच्छा कार्य हो रहा है तो उसके लिए फंड सबको करना चाहिए। जब मस्जिद बन रही थी तब भी कहीं से भी फंड आए थे। अब अगर मस्जिद हटा रहे हैं तो मैं सबसे अपील करूंगा, ये एक अच्छा कार्य है तो इसके लिए आप फंडिंग कीजिए। अपने हिंदू समुदाय से भी कहूंगा कि आप लोग भी इनमें फंड कीजिए। अब लगेगा पता 2-3 हफ्ते में भी छोड़ भी रहे कि ऐसे करे गुमराह पब्लिक को। हाँ, उसका पता तो बाद में लगेगा ना, अभी कोई पता नहीं है। अभी मस्जिद जो यहाँ पे बनी है अवैध रूप से बनी है, वो मंत्री जी ने भी माना है। उसमें कहाँ से फंड आया वो हमें इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन
अगर कोई आम आदमी अपनी दुकान के आगे थोड़ा सा भी छज्जा बढ़ा जाता तो तुरंत उसको तोड़ दिया जाता है। प्रशासन और वक्फ बोर्ड ने कल ये कहा था कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो यहाँ का जो समाज है वो कार सेवा के लिए तैयार है। जो हम लोग जो है पूरी तरह पूरे हिमाचल का ही उतारने को तैयार है, हम तोड़ने के लिए तैयार है अगर प्रशासन हमारे को इजाजत देता है। तो हम लोग जो है हथौड़ा भी अपना लेकर आएंगे, वो भी प्रशासन को नहीं देना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल एक हास्यजनक बात है। इतने बड़ी 4 मंजिल की 5 मंजिल की मस्जिद बना दी और अब तोड़ने के लिए पैसा नहीं है। ये तो बहुत मतलब एक खुद इस बात को सुन करके हंसी आती है कि भाई ऐसा तो शायद होगा नहीं कि इसको तोड़ने के लिए पैसा नहीं है, पर बनाने के लिए पूरा पैसा है। अब देखिए कितनी सोसाइटियों ने यहाँ फंडिंग की, किसने यहाँ पर इतनी मस्जिद बनाने के लिए पैसा दिया, वक्फ बोर्ड ने दिया या फिर किसी अलग मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इनको यहाँ पर फंडिंग की है। तो वक्फ बोर्ड के जो यहाँ मंदिर इस मस्जिद कमेटी के जो अध्यक्ष है वो कह रहे थे कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो आप करिए ना, आग्रह करिए, समाज से आग्रह करिए, हम डोनेशन देंगे, हम मस्जिद तोड़ने के लिए डोनेशन देने के लिए तैयार है, अगर वो लोग भाईचारे की बात करते ही है। ये तो बात हुई हिमाचल प्रदेश की, जहां अवैध मस्जिद को लेकर बवाल हुआ और अब उस पर हथौड़ा एक्शन होने में देरी होने पर लोग सवाल उठा रहे हैं और खुद भी मदद करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उत्तर प्रदेश के उन्नाव में तो मंदिर को लेकर बवाल हुआ। उन्नाव जिले में एक गांव है रानीपुर, जहां पुराने शिव मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर विवाद खड़ा हुआ। मुस्लिम समुदाय के लोग शिव मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर आपत्ति जता रहे हैं। रानीपुर मुस्लिम बहुल गांव है, जहां 130 मुसलमान और 30 हिंदू परिवार रहते हैं। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए फोर्स तैनात कर दी है और इस मामले में रिपोर्ट जिले के एसडीएम को सौंप दी गई है। हम इस वक्त उसी मंदिर के ठीक सामने हैं। आप देख सकते हैं ये वो मंदिर है जिसका निर्माण हिंदू पक्ष कराना चाहता था, जिसके लिए हिंदू पक्ष ने, आप ये देखिए, ये चौतरा बनाया था हिंदू मंदिर में निर्माण करने के लिए। और ये वो मंदिर है भगवान शंकर का, जिस मंदिर का निर्माण कर खुली छत में होने की वजह से हिंदू पक्ष इस मंदिर का निर्माण कराना चाहता था। कुछ दिन पहले हिंदू पक्षों ने यहाँ पर इस निर्माण के लिए मटेरियल डलाया था। एकाएक उन्नाव गांव के जो लोग होते हैं मुस्लिम पक्ष के, वो विरोध दर्ज करा देते हैं। उनका विरोध इस बात से है कि उनका जो मस्जिद है, आप तस्वीरों में दिखाऊंगा, इस मंदिर के कुछ दूरी पर, वो जो आप सामने देख रहे हैं यहाँ से कुछ दूरी पर मस्जिद बनी हुई है। ये हिंदू पक्ष का कहना ये है कि हमारे जो भगवान हैं वो खुले में बैठे रहते हैं, ऐसे में वो चाहते हैं कि ये जो मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण हो सके। हालांकि इस पूरे प्रकरण पर अब जो प्रशासन है, जब दोनों पक्ष सामने आ गए हैं तो प्रशासन भी बीच में आ गया है। प्रशासन ने दोनों पक्षों को पाबंद कर रखा है कि ना ही कोई हिंदू पक्ष वहां निर्माण करेगा, और अब यथास्थिति बना देने के लिए बेकायदा आप देख सकते हैं यहाँ फोर्स डिप्लॉयमेंट कर दी गई है। यहाँ पुलिस के सीओ सिटी भी आ चुके हैं और तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो वहां पर आ चुके हैं। अब मुसलमानों का कहना यह है कि मस्जिद से 100 मीटर की दूरी पर ही मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। मंदिर में भजन और कीर्तन होगा तो उन्हें डिस्टर्बेंस होगी, ये दलील दी जा रही है। जबकि काशी में तो काशी विश्वनाथ का मंदिर और ज्ञानवापी, जिसे अब तक मस्जिद कहा जा रहा है, वो दोनों तो एक ही परिसर में है। खैर, उसे छोड़िए, उन्नाव की बात हो रही है। उन्नाव में हिंदू पक्ष मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए छत डाल रहा था और इसी के दौरान गांव के मुसलमानों ने निर्माण कार्य रुकवा दिया। भाई, अभी ओपन एरिया में भजन कीर्तन होता है, तब तो आवाज से ज्यादा जाती होंगी। एक छत डल जाए, किवाड़ लग जाए, एक दरवाजा बन जाए, एक मंदिर का स्वरूप बन जाए, तो हो सकता है आवाज से कम जाएगी। लेकिन मुसलमानों का कहना यह है कि मंदिर के पास ही मस्जिद है, ऐसे में अजान और घंटे की आवाज टकराएगी और इससे विवाद पैदा हो सकता है। हिंदू पक्ष का आरोप यह है कि मुसलमान मंदिर के पास कूड़ा फेंकते हैं। मुस्लिम पक्ष कहता है कि हिंदू चाहे तो गांव के बाहर जाकर मंदिर बना ले। किस बात का विवाद, क्यों, क्या कह रहे हैं, इसलिए क्यों नहीं डालने देंगे? क्या नहीं डालने दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम मर जाएंगे, तुम मर जाओगे, बाद में बच्चों से विवाद होगा। विवाद क्यों, क्या वजह? विवाद होगा कि हम लोग अजान पढ़ेंगे तो तुम्हारा घंटा बजेगा, तो इसमें झगड़ा होगा। ये भी कहा जा रहा था कि मंदिर में जब जन्माष्टमी या पूजन होता है तो वो भी उसके लिए मतलब लोग मने करते जब, हाँ,
नहीं करने देते हैं। क्या कहते हैं? कौन बोलते आता हैं है? यहाँ कुछ ना करो, हमारी अजान कौन होती लोग है। आते हैं? कुछ फेंकते हैं, बता रहे थे कुछ ऐसी। हड्डियाँ फेंकते हैं, हड्डियाँ फेंकते हैं और या कचरा फेंकते हैं। वहाँ पे उचाड़ उचाड़ के सारा कचरा डालते हैं, कान खजूरा डालते हैं कहाँ ताकि पर? इनको मंदिर के काटे। अंदर? मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर के आगे और उसी के सामने जस्ट पनारा लगा रखा है पानी वाला, और उसी के सामने मोहरा भी खोल रखा है। वहाँ जितनी झाड़ू लगाते हैं सब उधर उतार देते हैं और कहते हैं यहाँ हमारी सभी मुसलमानों की बस्ती। यहाँ अगल ये देखो बगल में कचरा पड़ा हुआ है, अभी भी पड़ा हुआ है। मंदिर और मस्जिद की दूरी में 500 मीटर का फ़र्क है। अगर ये लोग मस्जिद में नमाज अदा करते हैं और जब कुछ मौलवी लोग बाहर से आते हैं तो वो लोग मतलब अपना कार्यक्रम जो भी उनके धर्म में होता है वो करते हैं। तो जब हमारा अगर मंदिर, अगर ये सोचते हैं कि अगर मंदिर अगर बन जाएगा तो ये लोग स्पीकर बजाएंगे, हनुमान चालीसा बजाएंगे और भजन कीर्तन करेंगे, तो जब इसका शोरगुल होगा तो अगर हम लोग उस बीच में अगर ये लोग नमाज अदा करते हैं या कुछ भी प्रोग्राम करते हैं तो उसमें इनको डिस्टर्ब होगा। तो वो चाहते हैं कि ये कार्यक्रम यहाँ पे ना हो, हनुमान चालीसा यहाँ पे ना बजे, तो अगर ये बजेगा तो हमको डिस्टर्ब हो। यही भी मेन कारण है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से बार बार गांव के बाहर मंदिर बनाने की बात हो रही है। मुस्लिम पक्ष मंदिर के जीर्णोद्धार का काम रोकने के लिए क्या क्या दलीलें दे रहा है, वो भी सुनिए। विवाद कुछ नहीं है। विवाद जो है इनसे कहा, ये बात हुई थी कि वहाँ बना लें, वहाँ पे किनारे गाँव के किनारे। हाँ, क्यों, क्या वजह? वजह यहाँ पर कि मतलब यहाँ पे सब आबादी मुस्लिम की है और वहाँ पे जगह, यहाँ जगह भी तो कम है, वहाँ जगह ज़्यादा है। वहाँ पे कोई प्रोग्राम वगैरह करना है बड़ा सा तो वहाँ पे प्रोग्राम वगैरह हो जाएगा। सबसे मंदिर बने अपने जो है, अगर समझौता हो जाए तो वहाँ बाहर बना लें, नहीं है अपना जहाँ बनाना हुआ। आपत्ति कुछ नहीं। ये मंदिर रखो, बड़ा अच्छे तुमको भाव मंदिर बनाओ तो बाजू में बना लो, गाँव की जगह दे दी तुमको। अरे भाई इधर तुम लोग वो करियो, भागवत वगैरह जैसे करियो, रामायण 24 घंटा की होती है, तो हमारी दिक्कत की जगह थी, बाकी हो कुछ नहीं। अब जरा सोचिए, जहां पर 5% मुस्लिम आबादी है वहां पर भी तो मस्जिद बनती है, हिंदू बहुल इलाकों में भी मस्जिदें बनती है, और यहाँ पर 30% हिंदू आबादी के लिए एक मंदिर नहीं बन सकता। उन्हें गांव के बाहर जाने की सलाह दी जा रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको दे दूं, उन्नाव के रानीपुर में मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। मंदिर निर्माण पर मुस्लिम और हिंदुओं में सहमति बन गई है। जिला प्रशासन के दखल के बाद मामला सुलझ चुका है और अब मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। तो उन्नाव का रानीपुर का ये मंदिर जो अभी तक विवाद का केंद्र बना हुआ था, यूपी के उन्नाव में मंदिर को लेकर हिंदू और मुस्लिम अब तक आमने सामने थे, लेकिन जिला प्रशासन की दखलंदाजी के बाद अब मामला सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। इधर मुजफ्फरनगर में विवादित पोस्ट को लेकर हिंदू मुस्लिम के बीच में टेंशन है। विवादित पोस्ट को लेकर बहुत बवाल मचा है, जमकर पत्थरबाजी हुई, तोड़फोड़ की गई। दरअसल मुस्लिम धर्म के खिलाफ एक हिंदू लड़के ने एक आपत्तिजनक पोस्ट कर दिया और इसी के विरोध में मुस्लिम समाज ने लोगों ने सड़क पर उतरकर देखिए क्या हंगामा किया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इसमें 3 मामलों में 3 मुकदमे दर्ज किए गए। कुल 700 अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया। इस केस में पहले अखिल त्यागी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन रात में यह अफवाह फैल गई कि पुलिस ने आरोपित को छोड़ दिया है, जिसके बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने कांधला रोड पर कोतवाली मोड़ के पास ही जाम लगा दिया और जमकर हंगामा किया। अब लियाकत नाम के एक शख्स ने धमकी भरा वीडियो पोस्ट कर दिया है। इसे लेकर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, सोशल मीडिया पर अफवाह न फैलाने की अपील की जा रही है। विवादित पोस्ट पर हंगामा मचने के बाद मुजफ्फरनगर पुलिस ने तुरंत एक्शन भी लिया। पुलिस ने आरोपी लियाकत को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल अखिल त्यागी नाम के एक शख्स की एक आपत्तिजनक पोस्ट पर मुस्लिम समाज में नाराजगी हुई। पोस्ट के बाद मुस्लिम समुदाय ने प्रदर्शन भी किया और इसी के बीच लियाकत नाम के एक शख्स ने एक वीडियो जारी करके अखिल त्यागी को धमकी दे दी। लियाकत अली ने जान से मारने की धमकी भी दी, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया है। लियाकत अली जो कस्बा बुढ़ाना के नई मंडी मोहल्ले का रहने वाला है, उसने अपने व्हाट्सएप पर कुछ एक आपत्तिजनक वीडियो लगा करके डाली है, जिसमें कुछ ऐसी बात थी जो भड़काऊ नेचर की थी, और उसको संज्ञान लेते हुए तत्काल थाना बुढ़ाना पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिखा गया और तत्काल मुलजिम को गिरफ्तार कर उसको जेल भेज दिया गया है। मेरी सभी से अपील है कि सभी शांति व्यवस्था को बनाए रखें और
कोई भी ऐसी बात सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी कोई भड़काऊ बात, ऐसी कोई गलत बात ना बोले जिससे कि लोक शांति या कानून व्यवस्था को नुकसान हो। पुलिस की लगातार सोशल मीडिया पर नज़र बनी हुई है। भोपाल में आज देश विरोधी नारे लगाने फैजान के थाने में पेशी हुई और फैजान ने मई महीने में भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के समर्थन में जो नारे लगाए थे उसे लेकर ये कानूनी कार्रवाई हुई। मध्य प्रदेश में आदेश के बाद फैजल उर्फ फैजान को थाने में पहुंचकर तिरंगे को 21 बार सलामी देने की सजा दी गई है और भारत माता की जय के नारे भी लगवाए गए। यार मिनट कहाँ जा रहे हो यार? 21 बार। अरे यार मिनट कहाँ जा रहे हो यार? जय के नारे भी लगा रहा है। दरअसल पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वाले आरोपी फैजल फैजान को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी। हाईकोर्ट ने जमानत की शर्त ये रखी कि फैजान को हर महीने की पहली और आखिरी मंगलवार को अपने नजदीकी पुलिस थाने जाना होगा। वहां पर 21 बार तिरंगे को सलामी देनी होगी, 21 बार भारत माता की जय कहना होगा। रायसेन जिले के रहने वाले फैजान ने 17 मई को देश विरोधी नारे लगा दिए। फिर भोपाल के मिसरौद पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई और 17 अक्टूबर को जबलपुर हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी फैजान महीने में पहले और आखिरी मंगलवार को 10 से 12 बजे के बीच में पुलिस थाने में पेश हो और तिरंगे को सलामी दे। तस्वीरों में सलामी देते दिखाई दे रहे ये है फैजान और फैजल, जिन्होंने 17 मई 2024 को पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। लेकिन अब हाईकोर्ट की सशर्त जमानत जिस शर्त पर दी गई है वो पूरी करते नजर आ रहे हैं। यहां पर आप देखेंगे तिरंगे को सलामी देते नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी सलामी दी, 21 बार भारत माता के जय के नारे लगाए और तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से अगर भारत के विरोधी नारे लगाए जाते हैं तो जो संवैधानिक संस्था है वो सशर्त जमानत देती है। तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं इस वक्त फैजल और फैजाल, जिन्हें अपनी गलती का भी एहसास है और इंडिया टीवी के साथ एक्सक्लूसिव इस वक्त मौजूद हैं और हम उनसे बात भी करते हैं। फैजल, आज आपने सैल्यूट किया है तिरंगे को, उसी तिरंगे को सैल्यूट किया है जिसके लिए आपके मुंह से कुछ शब्द निकले थे जिसके कारण जेल जाना पड़ा, तो कैसा महसूस हुआ है? बहुत गलती से महसूस हुआ है ये, इस गलती से महसूस है मेरे को कि मैं इस तिरंगे के चक्कर में, मैं जिस तिरंगे में रहता हूँ उस तिरंगे के खिलाफ मैंने बोल दिया गया। हाँ। वीडियो बना रहा था, एक रील बना रहा था, उसके चक्कर में मेरे ऊपर कार्रवाई हुई। हाँ। तो मेरे पे सही हुई कार्रवाई। हाँ। ऐसा नहीं है, सही हुई। तो अब आपको क्या महसूस हो रहा है, मन से क्या लग रहा है? तो आप लंबे समय तक थाने में भी, जेल में भी रहे, जब हाईकोर्ट का निर्णय आया तो क्या लगा? बहुत गलती का एहसास है, मुझे बहुत महसूस है। जस्टिस डीके पालीवाल ने भोपाल पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए हैं कि वो ये देखें कि आरोपी हर हफ्ते दिए गए निर्देश का पालन कर रहा है या नहीं और हर हफ्ते इसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी। कोर्ट ने अपने आदेश में ये साफ किया है कि ये शर्त इसलिए लगाई गई है ताकि आरोपी की जिम्मेदारी की भावना उसके अंदर पैदा हो, देश के प्रति उनके अंदर गर्व और सम्मान हो। जहां वो पैदा हुआ है, जहां वो रह रहा है, उस धरती के लिए सम्मान होना चाहिए। सर, क्या हुआ पूरा प्रकरण आज सुबह से, अगर आप बताएं यहाँ पर? तो जैसा कि आप लोग को जानकारी होगी कि ये मई के महीने का प्रकरण था, उसमें ये जेल में निरुद्ध था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इसे जमानत में टर्म कंडीशन दर्ज किया गया था, जिसमें इसे प्रत्येक माह के पहले और चौथे मंगलवार को थाना मिसरौद आना रहेगा और राष्ट्रीय झंडा को 21 बार सैल्यूट करते हुए भारत माता की जय का नारा लगाना रहेगा। यहीं पे लगाया इसी प्रकरण में आज ये पहली बार यहाँ थाना मिसरौद उपस्थित हुआ था। तो राष्ट्रीय झंडा को इसके द्वारा जो माननीय उच्च न्यायालय के दिए गए निर्देशानुसार 21 बार सैल्यूट करके भारत माता की जय का नारा लगाया गया। जो प्रकरण था वो इसी थाने का था। 17 मई 2024 की जब बात आ रही है, इसी प्रकरण यही इसी थाने का था, वायरल वीडियो हुआ था, उसमें क्या क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं? ये थाना मिसरौद का प्रकरण था। मेरे द्वारा इसमें एफआईआर दर्ज करके आरोपी। अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जब तक ट्रायल चलेगा फैजल और फैजान तब तक महीने में 2 बार थाने में पेश होकर तिरंगे को सलामी देगा। उसकी वजह यह है कि 17 मई का वीडियो जिसमें फैजान ने देश विरोधी नारे लगाए थे, फैजान की ये वीडियो क्लिप जबलपुर हाईकोर्ट में पेश की गई थी। इसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि आरोपी पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगा रहा था और इसी की गलती की वजह से फैजान को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सजा सुनाई।
कोर्ट ने फैजान को 5 महीने जेल में रहने के बाद जमानत भी इसी शर्त पर दी है कि वो हर महीने के पहले और आखिरी मंगलवार को थाने में तिरंगे को सल्यूट करेगा। फैजान ने आज कोर्ट में जमानत को लेकर भी शर्त का पालन किया। फैजल ने भोपाल के मिसरो थाने में जाकर 21 बार तिरंगे को सलामी दी और इतनी ही बार भारत माता की जय के नारे भी लगाए।